गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा विषय है वस्त्र परिसज्जा यानी फिनिशेस ऑफ फैब्रिक। जब वस्त्र बनाया जाता है या बुना जाता है, जैसे फैब्रिक कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं, जो हमने पिछली कक्षा में किया था हमारी, तो बुनते समय काफ़ी सारी वस्त्र की बुनाई के समय काफ़ी सारी कमियां रह जाती हैं। यानी कि मैं अगर आपको साधारण शब्दों में समझाऊं तो आप जब अपने बाल धोते हैं तो आपके बाल धुलने के बाद गंदगी दूर हो जाती है, उनमें से चिकनाई निकल जाती है लगे हुए तेल की, लेकिन फिर भी वे थोड़े से रूखे और थोड़े उलझे हुए, तो आपको उन्हें कंघी करना पड़ता है। कंघी करते हैं, कई बार आप ब्रश भी करते हैं, फिर आप चोटी बनाते हैं। कई बार आपके बाल अगर सूखी प्रकृति के हैं तो आपको उन पे तेल भी लगाना पड़ता है हल्का सा, और फिर आप उनको सुलझाकर अच्छे से बालों को तेल लगाकर और फिर चोटी बनाते हैं या फिर रबर बैंड लगाते हैं जैसे भी। तो वो क्या कहलाती है? बालों की परिसज्जा। यानी कि जब आप नहाते हैं तो नहाने के बाद आप चेहरे पे क्रीम लगाते हैं, तो जो साबुन आपने लगाया था उससे गंदगी दूर हो गई, लेकिन जो आपने क्रीम लगाई वो क्या था? आपको चेहरे पे दी हुई परिसज्जा। वो मेकअप नहीं है, मेकअप अलग चीज है, लिपस्टिक लगाना मेकअप है, लेकिन बालों में अगर मुंह पे अगर नहाने के बाद क्रीम लगाना या हाथ या पैरों पे तेल लगाना या क्रीम लगाना, तो ये हमारे बालों को सुंदर बनाना या चेहरे को सुंदर बनाना, या अगर जो आपके हाथ पैर सर्दियों के मौसम की वजह से अगर सूखे हो रहे हैं और आपने उन पे तेल लगाया या पैरों में वैसलीन लगाई, तो क्या वह मेकअप करना हुआ? नहीं, वह हुआ परिसज्जा। यानी कि हमने उनको जो उनकी सतह थी, जैसे पैर अगर आपके सूखे हो रहे हैं, उनमें आपके पैरों में कट लग गए हैं, तो आपने अगर उसमें वैसलीन लगाई तो वह उसकी सतह को अच्छा बनाना, जो वह सतह खराब हो रही थी, या उसको सुंदर बनाना, जो उसमें कमियां रह गई थी उसको ठीक करना। ठीक उसी तरह जब वस्त्रों की बुनाई करके वो तैयार होते हैं, या वो हैंडलूम या पावरलूम जिसमें से भी करघे में से जब निकलते हैं, तो कई बार उनकी सतह थोड़ी सी उबड़ खाबड़ रहती है, या फिर वो उनकी जो सैल्वेजेस यानी कि किनारियां हैं वो थोड़ी सी कहीं से खिंचाव होती है, कहीं से नहीं खिंची हुई होती। अक्सर आप घर में कपड़े धोते हैं और धोने के बाद उनको अच्छे से, बहुत अच्छे साबुन से आपने धोए भी हैं, सुखाए भी हैं, लेकिन उसके बाद उनमें सलवट रह जाती है, तो उनको आप क्या करते हैं? इस्त्री यानी प्रेस। तो ये प्रेस करना, जो जिससे कपड़े की सतह जहाँ से मुड़ गई थी, जिसमें सलवट दिख रही थी, या वो जो फिनिशिंग अच्छी नहीं दिख रही थी, उनको आपने क्या दे दिया? फिनिशिंग यानी परिसज्जा। तो शायद आपको मेरे उदाहरण से ये बात समझ में आ गई होगी कि वस्त्र जब बन जाते हैं, जब बुन जाते हैं, और उसके बाद जब उनको ऊपरी सतह को रूप परिवर्तन किया जाता है, या उनको जो बुनकर तैयार हुए कपड़े जो होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? ग्रे गुड्स। आप इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा। जो कपड़े केवल बुनाई के बाद इकट्ठे होते हैं उन्हें बोलते हैं ग्रे। यानी कि ग्रे का मतलब ग्रे कलर नहीं, ग्रे का मतलब जो अभी फिनिश नहीं है, जिन पे अभी परिसज्जा नहीं दी गई है, जो आकर्षणहीन है और बाहरी सतह जिनको जब आप छूते हैं तो वह खुरदरी सी दिखती है, दिख के सुंदर नहीं दिखता। लेकिन परिसज्जा देने के बाद, जैसे आपका नहाने के बाद चेहरा बहुत सूखा हुआ दिखता है और क्रीम लगा लेते हैं तो एक चकनाई आ जाती है और चमक आ जाती है, एग्जैक्टली वैसे ही वस्त्रों पे जब परिसज्जा दी जाती है, उसका शुद्धिकरण भी हो सकता है, वो विरंजन भी हो सकती है, उसका रंगाई भी हो सकती है, उसकी छपाई भी हो सकती है। और जो आकर्षणहीन जो कपड़ा था, और वह जब तैयार प्रेस होने के बाद, जब वो उसकी किनारियां बिल्कुल, जब आप दुकानदार के पास जाते हैं और आप जब थान खुलवाते हैं, तो वो जो थान, एक प्रेस किया हुआ थान, बिल्कुल फिनिश्ड किनारियां जिसकी होती है, एक किनारियों पे एक हल्का सा सल भी नहीं होता क्या, तो वह कहलाता है परिसज्जित वस्त्र। यानी कि जिस वस्त्र में परिसज्जा दी हुई है। जो थान आप बाजार में देखते हैं, जो आप दुकानदार आपको खोल के दिखाता है, वैसा थान परिसज्जा से पहले नहीं होता, वह दिखने में इतना सुंदर नहीं होता। परिसज्जा के बाद ही वह सुंदर दिखता है। आपने देखा होगा अक्सर टेलर जो सिलाई करने वाले टेलर होते हैं, वो जब आपका कपड़ा सिल लेते हैं
तो उसके बाद जब आप कभी लेने जाते हो तो वो कहते हो कि अभी रुको मैडम, अभी बटन नहीं लगे हैं और उस पर अभी प्रेस नहीं हुई है। तो टेलर भी आपको बिना प्रेस किए हुए कपड़े नहीं देता। तो क्यों? क्योंकि वह प्रेस भी अपने आप में, जो इस्त्री है वह भी अपने आप में एक परिसज्जा है, जिससे किसी भी चीज की सुंदरता बढ़ जाती है, उसकी सतह अच्छी हो जाती है, उसमें जो कमियां थोड़ी बहुत होती है वो भी दूर हो जाती हैं। तो ये सब उसके उद्देश्य हैं। तो अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि परिसज्जा देने के क्या उद्देश्य हैं। जैसे देखने में सुंदर और आकर्षक होना, वस्त्र की उपयोगिता बढ़ना, यानी ढीले ढाले बेजान कपड़े हैं जो पोशाक के उपयोग के योग्य नहीं है, लेकिन अगर उनमें मांड दे दिया जाए, उनमें कलफ दे दिया जाए तो जो सघनता है वह बढ़ जाती है और उससे वस्त्र ज्यादा उपयोगी हो जाते हैं। वस्त्रों में विभिन्नता लाना, यानी कि वेराइटीज लाना, अलग अलग फिनिशेस द्वारा वस्त्रों में अलग अलग तरह की विभिन्नता, वैरायटी भी लाई जाती है। वस्त्रों में कड़ापन और भार बढ़ाना, जैसा कि आपको अगर ध्यान हो तो मैंने जब सिल्क पढ़ा रही थी तो मैंने आपको सिल्क बताया था कि सिल्क का रेशा बहुत ही वजन में हल्का होता है और उसमें वेटिंग यानी वजनीकरण किया जाता है, क्योंकि उससे रेशे में भार आ जाता है और कपड़े अच्छे, बुनाई में भी बुनकरों के लिए भी आसान हो जाता है और खरीदने वालों के लिए भी वे सस्ते हो जाते हैं। फिर बनावटी वस्त्र, यानी कि कई बार वस्त्रों में विभिन्न प्रकार की बनावट सतह पर अलग अलग तरह से परिसज्जा से, आपने देखा होगा कई बार आप कपड़े खरीदते हैं जिनमें प्लीट्स दी हुई होती हैं, तो वह बुनाई से तो नहीं हो सकती। तो वह प्लीटेड जो कपड़ा आता है या फिर वह पंखे की तरह पंखा नुमा, उसके अंदर उसमें पॉइंट्स दे रखे होते हैं, मतलब प्लीट्स दे रखी होती है। कई बार होता है फलालेन जैसा एक कपड़ा है जिसमें रोए निकाले जाते हैं, रोएदार होता है। तो ये सब कपड़े बनावटी वस्त्र भी परिसज्जाओं द्वारा दिया जाता है। फिर आता है वस्त्र की रखरखाव को सहज करना। आप जो कपड़े घर में धोते हैं और उसके बाद उनको इस्त्री करते हैं और फिर अलमारियों में जमाते हैं, तो वह क्या है, यानी कि जब इस्त्री हो जाता है कपड़ा और या फिर आपको अलमारी में रखना है या सूटकेस में पैक करना है, तो बिना प्रेस किया हुआ कपड़ा ज्यादा जगह घेरता है। तो आप उनकी रखरखाव के लिए भी कपड़ों को अच्छे से परिसज्जित करते हैं, यानी इस्त्री करते हैं। पर इस्त्री भी अपने आप में, यानी आयरनिंग जिसको हम बोलेंगे, प्रेस करना, आयरनिंग कहना या इस्त्री करना, तीनों बातें एक है, ये भी एक तरह से परिसज्जा है। और उसके अलावा उनकी कार्यक्षमता और गुणात्मकता में वृद्धि करना। कार्यक्षमता यानी कि उनकी क्वालिटी इंप्रूव करना, उनकी सर्विसेबिलिटी यानी कि उनकी काम करने की क्षमता, खरीदने के बाद आपके लिए वह उपयोगी हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कपड़े ज्यादातर फायर प्रूफ, वाटर प्रूफ, आपको क्या लगता है ये क्या रेशे होते हैं? नहीं, ये परिसज्जा द्वारा कपड़े को जैसे फॉर एग्जाम्पल वाटर प्रूफ क्या हुआ, छाता, रेनकोट। ये कपड़े नायलॉन, आप जब पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि नायलॉन की क्वालिटी होती है कि वह पानी को नहीं सोखता। तो हमने इसको किसका उपयोग में लिया हुआ है? चाय की चलनी बनाने में और रेनकोट में, छाते में। तो इसके ऊपर केमिकल लगाया जाता है जिससे, और क्योंकि इसमें क्वालिटी तो है, गुण तो है, तो इसमें केमिकल लगा देने से ये और वाटर प्रूफ बन जाता है और इस तरह से इसको वाटर प्रूफिंग, यानी कि इसकी इस तरह से इसमें एक सर्विस, मतलब एक उपयोगिता इसकी बढ़ा दी। फिर फायर प्रूफ, जितने भी अग्निशमन वाले होते हैं, जब ये आपके घर में कहीं आपने देखा होगा अग्निशमन से लोग आते हैं आसपास, कहीं आग लगते हुए अगर आपने देखा है, तो वो लोग एक तरह की यूनिफॉर्म पहनते हैं और जब वे आग में जाते हैं तो उन्हें आग नहीं लगती है, मतलब आग से बचे हुए रहते हैं, अभेद्य कहलाते हैं वो। तो फायर प्रूफ भी ऐसे कपड़ों में जिनमें जल्दी से आग नहीं पकड़ती, उन कपड़ों के ऊपर केमिकल का एक घोल लगा दिया जाता है जिससे वे उनमें फायर प्रूफ की क्वालिटी बन जाती है। तो ये भी एक परिसज्जा हुई। फिर इसी प्रकार पर्दे इत्यादि जिनमें लटकनशीलता बनाए, लटकनशीलता यानी अच्छे से वो लटके रहे, वो कभी सिकुड़े नहीं या फिर उनकी शेप खराब नहीं हो, तो उनमें भी इस तरह से परिसज्जा दी जाती है। ऐसे परिष्कृति की अनेक प्रकार की परिसज्जाएं हैं जो देते हैं जिससे कपड़े की क्वालिटी बढ़ जाए। जैसे मांड लगाना यानी कलफ देना, ये एक प्रकार की ऐसी परिसज्जा है जिससे कपड़े की क्वालिटी बढ़ेगी, यानी कि कपड़ा अच्छा मजबूत हो जाएगा, रेशे को और मजबूती मिल जाएगी। फिर आता है कुछ प्रकार की
यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा दी जाने वाली मैकेनिकल फिनिशेस। इसमें आपको जो मुख्य पढ़नी है, जो आपके कोर्स में है, वो होने को तो बहुत सारी परिसज्जाएं होती हैं, लेकिन कुछ परिसज्जा जैसे कि वजन बढ़ाना, ये पॉइंट 6 आप यहाँ पे देखेंगे। मैं आपको ये बता चुकी हूँ कि ये रेशम को दिया जाता है। ये रेशम की खास तरह की परिसज्जा है जिसमें कि रेशम में वजन आ जाता है और रेशम अधिक सुलभ हो जाता है, मोटा हो जाता है। इसको टिन के डब्बों में रखा जाता है जिससे कि रेशम को वजन इसमें लोहा, टिन इत्यादि प्रयोग होता है और जिससे वजन बढ़ जाता है और रेशम आसानी से बुनकरों के लिए, बुनाई के लिए आसान हो जाता है और इससे कपड़ा थोड़ा भारी हो जाता है। बुनने वालों के लिए भी सस्ता पड़ता है और बेचने वालों के लिए भी सस्ता पड़ता है और खरीदने वालों के लिए भी सस्ता पड़ता है। फिर एक परिसज्जा, जो 7वां पॉइंट आप यहाँ देख रहे हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वस्त्र उत्पादन की एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है, वो है कैलेंडरिंग। अक्सर आप लोगों ने, मैं आपको 2 उदाहरण से कैलेंडरिंग समझाऊंगी जो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। पहला उदाहरण है अखबार। आपके घर में जो अखबार आता है डेली, कभी आपने टीवी पे या न्यूज में या किसी डॉक्यूमेंट्री में या कहीं आपने देखा होगा कि अखबार कैसे बनता है। तो अक्सर आपने देखा होगा अखबार 2 रोलर के बीच में निकलता है। ये रोलर एक तरह से, अगर मैं और साधारण भाषा में आपको समझाऊं, तो गन्ने की रस की मशीन की तरह। आप सबने गन्ने की रस की मशीन जरूर देखी होगी और कभी ध्यान से आप देखिएगा तो एक रोलर तो आगे की तरफ चलता है और दूसरा रोलर कहाँ चलता है, पीछे की तरफ। तो अपोजिट डायरेक्शन में आप अपनी, अगर मेरे साथ साथ आप हाथों के डायरेक्शन, अगर हाथों से अगर गोले बना के देखें तो एक हाथ आगे की तरफ और एक हाथ पीछे की तरफ चलता है। तो जिससे जो कपड़ा है वो बीच में से जब निकालते हैं, या आप डायग्राम में भी आप देख लीजिए बन रहा है, और राइट साइड में आप देखिए कैलेंडर की मशीन, कैलेंडरिंग यानी प्रेस। अगर मैं बहुत साधारण भाषा में आपको समझाऊं तो कैलेंडरिंग यानी प्रेस, कपड़े की अंतिम, जो वस्त्र को अंतिम परिष्कृति दी जाती है, फैब्रिक की परिसज्जा है अंतिम, जिसमें कपड़े को बिल्कुल कड़क प्रेस, जो मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले कह रही थी कि जो दुकानदार आपको थान खोल के दिखाता है, तो वह जब बनने के बाद थानों को इन रोलर्स के बीच में से निकाला जाता है और इन रोलर्स में क्या होता है, ताप और दबाव। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ताप क्या होता है, टेम्परेचर। ये रोलर ठंडे नहीं होते, ये रोलर गर्म होते हैं। आप देखिए लाइन लिखी हुई है, इस कार्य के लिए वस्त्र को अत्यंत गर्म एवं चिकने रोलरों के मध्य से निकाला जाता है, जिससे वस्त्र की सतह चपटी हो जाती है और उसकी चमक बढ़ जाती है। यह प्रक्रिया कई बार दोहराई जा सकती है। वस्त्र पर भिन्न भिन्न प्रकार की परिष्कृति करने के लिए कैलेंडर मशीन का विभिन्न प्रकार का प्रयोग किया जाता है। रेशम के वस्त्रों को चिकना करने के लिए इतने भारी रोलरों का प्रयोग नहीं किया जाता जितना कि सूती और लिनन वस्त्र के हिसाब से। जैसा वस्त्र है, नेचुरली लिनन ज्यादा मोटा है, सूती कपड़ा उससे कम है और रेशम उससे भी कम है, सब की मोटाई अलग है। तो जैसे जैसे कपड़ा होता है वैसे वैसे ही रोलर्स पे दबाव दिया जाता है, तो कपड़ा बिल्कुल सीधा, सतह बिल्कुल सीधी और किनारियां उनकी बिल्कुल बराबर हो जाती हैं, और इस प्रक्रिया को कहते हैं कैलेंडरिंग। कैलेंडरिंग के बाद एक और इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया जो वस्त्र उत्पादन में आती है, ये 11वां पॉइंट आप देखेंगे, ये कहलाता है टेंटरिंग। टेंटरिंग क्या है बच्चों, एक तरह से आप सभी लोग घर में अपनी अपनी चुन्नियों को खोल के देखिएगा। चुन्नियों की जो किनारियां हैं, किनारी में आपको बारीक बारीक छेद दिखेंगे। जब कपड़ा बुनाई के बाद निकलता है तो आप देखेंगे कि बुनाई से कपड़े की जो सेल्वेजेस हैं यानी किनारियां हैं, कहीं से कम ज्यादा खिंच जाती हैं, कहीं से ढीली पड़ जाती हैं। तो जब बुनाई की जाती है तो उसके डिफेक्ट क्या होते हैं कि वो एक आकार में, एक सीधे रूप में वस्त्र बुनाई नहीं हो पाती। तो उसके बाद उस कपड़े को बिल्कुल आकार उसका सही देने के लिए, ताने और बालों के खिंचाव को बिल्कुल बराबर करने के लिए ये टेंटरिंग मशीन में से कपड़ा निकाला जाता है, जिसमें दोनों तरफ क्या होते हैं, छोटे छोटी कीलें, बारीक कीलें।
तो किनारियों को दोनों तरफ बारीक आप ये चित्र में अगर आप देख रहे होंगे तो आप देखें दोनों तरफ बारीक कीलें लगी हुई हैं और कपड़ा बीच में से गुजारा जा रहा है, तो वो कीलों में कपड़ा अटकता जाता है। टेंटरिंग मशीन में 6 से 25 मीटर तक लंबी होती है और यंत्र के दोनों ओर हुक की श्रृंखला होती है। इन हुकों पर वस्त्र की जो किनारियां हैं उनको फंसा दिया जाता है। फ्रेम पर तान देने से यानी कि खींच कर जब लगा देते हैं तो वस्त्र क्या होता है, जो जहां से कस गया है वहां से फैल जाता है और जहां से ढीला है वहां से वो सिकुड़ जाता है और वह एक लंबाई और एक चौड़ाई का हो जाता है। तो यह थी टेंटरिंग प्रक्रिया जो प्रत्येक वस्त्र को बुनाई के बाद दी जाती है, जिससे उसकी सतह, ताने और बाने की सतह बिल्कुल और किनारियां बिल्कुल बराबर हो जाती है। इसके बाद एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है वो है आप रासायनिक प्रक्रिया जो कहलाती है मर्सराइजिंग। यहाँ पे आप आ जाइए पेज नंबर 177 पे, आप नीचे देखें मर्सराइजिंग लिखा हुआ है। मर्सराइजिंग मैं सबसे पहले आपको आम भाषा में समझाना चाहूंगी। आप सब लोगों ने आसपास बाजार में गुजरते हुए इस समय सर्दियों में आपने देखा होगा सड़क के दोनों किनारों पे आजकल रजाई भरने वाले रहते हैं और उनके पास रुई रखी रहती है पीले से रंग की, जो पीला नहीं है, कह सकते हैं जिसको क्रीम कलर की होती है, जो सफेद नहीं होती। यह रुई वह रुई है जो हमें प्राकृतिक रूप से मिलती है। प्राकृतिक रूप से मिलती है मतलब जो हमें कोए द्वारा इकट्ठी की जाती है, जो हमें पौधों से प्राप्त होती है और जिनको इकट्ठा करके जिनिंग मशीन में भेज दिया जाता है। और आपने अक्सर देखा होगा रजाई वाला उन रुई को जब भरता है गद्दे और रजाई बनाने के लिए, तो वो जमीन पे रुई पड़ी होती है और वह डंडों द्वारा उन्हें कुटाई करता है। ये मैं आपको कॉटन जब मैं धागा बनाने की प्रक्रिया बता रही थी तब भी मैं आपको बता चुकी हूँ। और वह कुटाई के बाद उसमें से धूल, मिट्टी, गंदगी, कण, वो सब आपने देखा होगा अक्सर दूर हो जाते हैं। लेकिन क्या वह रुई और जो आपको मेडिकल की शॉप पे जो अक्सर हम घर में रोल रखते हैं अपनी चोट लगने पर लगाते हैं, क्या वे बिल्कुल बराबर होती है? नहीं, दोनों के कलर में फर्क होता है। आपने अक्सर देखा होगा वह रुई पीलापन लिए हुए होती है और जो मेडिकल की शॉप पे मिलती है जो हम अक्सर अपनी चोट पे लगाते हैं, वह रुई बिल्कुल सफेद झक होती है जिसमें एक भी धूल मिट्टी का कण नहीं होता, साफ होती है और वह हम इतनी होती है कि हम उसे सर्जिकल कॉटन कहते हैं। सर्जिकल कॉटन मीन्स जिसको हम सर्जरी में या हम अपने कोई भी घाव या चोट को दूर करने में काम में ले सकते हैं। इस प्रक्रिया को इंग्लिश कैलिको प्रिंटर जॉन मर्मट के नाम पर रखा गया है, इसीलिए इस प्रक्रिया का नाम दिया गया मर्सराइजिंग। यह सूती वस्त्रों को दी जाती है किंतु इसका प्रयोग दूसरे सेल्यूलोजिक या ऊन पर भी किया जा सकता है, लेकिन मेनली ये किसके नाम से जानी जाती है? सूती कपड़ों के लिए। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप उसका सिकुड़न कम हो जाती है और चमक बढ़ जाती है। रेशों की सिकुड़न और ऐंठन को समाप्त किया जाता है। रेशम जैसी चमक उत्पन्न करने के लिए आपने अक्सर देखा होगा वो जो मर्सराइज्ड कॉटन होती है जिसको हम सर्जिकल कॉटन भी कहते हैं, बिल्कुल साफ वाइट होती है और इतनी चिकनी होती है कि जो ऐसा लगता है कई बार तो ये रेशे क्या रेशम के हैं या कॉटन के हैं, दोनों में अंतर बहुत कम पता चलता है। रुई में चमक लाने के लिए धागे के रूप में या वस्त्र के रूप में मर्सराइज किया जाता है। अधिकतर सूत के धागों को ही मर्सराइज किया जाता है। यह एक अविरल प्रक्रिया है जिसमें धागा एक निश्चित तापमान पर क्रमशः विभिन्न घेरों में से गुजरता है। इसके उपरांत सूत को रस्सी की आकृति में लाकर उबालकर धोया जाता है। इसके उपरांत कास्टिक सोडे के घोल में भिगोकर मर्सराइज किया जाता है तथा अंत में अंतिम रूप से धोया जाता है। कपड़े को मर्सराइज करने के लिए यह एक चौखट का प्रयोग किया जाता है जिसमें दो बड़े बड़े डंडे लगे हुए होते हैं। इस यंत्र का प्रयोग वस्त्र में कास्टिक सोडा को भली भांति से मिश्रित किया जाता है। देखा जाए तो रुई को किसमें धोया जाता है? कास्टिक सोडे में। वस्त्र में कास्टिक सोडा मिलाकर उसे तानकर एक फ्रेम पर गीली अवस्था में लंबाई बार चौड़ाई बार फैला दिया जाता है। तदुपरांत यानी एक बार लंबाई में धागा डाला जाता है, एक बार चौड़ाई में कपड़े को भिगोया जाता है। तदुपरांत वस्त्र को रगड़ कर और मल कर गंधक के तेजाब की सहायता से धोया जाता है।
तो ये बार बार जो धोने की प्रक्रिया की जाती है कास्टिक सोडा के कपड़े को, एक बार कपड़ा गर्म पानी में, एक बार ठंडे पानी में, फिर एक बार गर्म में, उससे क्या होता है कपड़े में बिल्कुल उसके जो कपड़े के जो रेशे हैं, सूती रेशे हैं, उनमें पानी सोखने की क्षमता तो अधिक होती है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। भौतिक इसकी जो सबसे अच्छी भौतिक गुण है वह है पानी सोखने की क्षमता। तो जैसे ही इसके अंदर गर्म साबुन का पानी जाता है तो रेशे जो सिकड़े हुए हैं वो बिल्कुल फूल जाते हैं। आप इस अगले पेज पर आप देखिए चित्र बना रखा है। देखिए मर्सराइजेशन से पहले कैसे सिकड़े हुए रेशे हैं और मर्सराइजेशन के बाद रेशे कितने गोल हो गए हैं। और अगर हम इनकी लंबाई में देखें, अगर हम ये सब चित्र किसके बने हुए हैं, माइक्रोस्कोप से लिए गए हैं। रेशा लंबाई में अगर आप देखें तो बिल्कुल कैसा सिकड़ा हुआ लंबा है और बाद में फूलने के बाद बिल्कुल चिकना रेशम का जैसा हो गया है। अक्सर रेशम की ऐठन जो प्राकृतिक ऐठन है जो रेशम में दी हुई है वो बार बार धुलाई की इस प्रक्रिया से क्या होता है, एक बार गर्म पानी और एक बार ठंडा पानी, तो इस प्रक्रिया से क्या होता है रेशा फूल जाता है और बिल्कुल नली की तरह सीधा हो जाता है और जो ऐठन है वह भी दूर हो जाती है और कपड़े में प्राकृतिक चमक अपने आप आ जाती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है जो प्रत्येक कॉटन के कपड़े को या कई बार कॉटन के रेशों को, जरूरी नहीं है कपड़ों को दी जाए, ये परिसज्जा कई बार रेशों को भी पहले ही दे दी जाती है। तो ये थी हमारी इम्पोर्टेंट 4 तरह की प्रक्रिया परिसज्जाएं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एक तो थी मर्सराइजिंग, फिर थी कैलेंडरिंग, फिर थी टेंटरिंग और चौथी थी वेजिंग। ये 4 प्रक्रियाओं को आपके लिए वस्त्र उत्पादन में समझना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।